हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ सामने आप पैनल पर एक व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हैं। ये कौन है? ये जनाब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और कनाडा सरकार ने हाल ही में एक नीति जारी की है और इसी नीति के कारण यह विषय चर्चा में आया है। नीति जो जारी की है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित नीति है और इस नीति में चीन को कहा गया है बढ़ता हुआ खतरा। चीन को यह उपाधि क्यों दी गई है, ये बात क्यों कही गई है चीन के संदर्भ में, इस पर तो बातचीत करेंगे ही। साथ ही भारत के संदर्भ में इस नीति में क्या कुछ कहा गया है, इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र को कनाडा किस अप्रोच से देखता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, आज की चर्चा में हम इन सभी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके डायमेंशंस को समझते हैं। पहली बात तो आप समझ गए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कनाडा ने यह नीति जारी की है। दूसरी बात है कि आज के दौर में इसने कहा है कि चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीन को इसने इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव कंट्री के रूप में पेश किया है। इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव है ना, चीन को कहा है। यानी कि यह जो है मौजूदा वक्त में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर चुनौती पेश करता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से चीन के संदर्भ में बातें इस नीति में कही गई हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि चीन की चुनौतियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है। ये कौन कौन से मुद्दे हैं? तो इसमें यह भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही जैव विविधता, इसके अलावा नाभिकीय अप्रसार, है ना, नाभिकीय अप्रसार, इस पर भी फोकस किया गया है इस नीति में। क्लियर? अच्छा, अब यदि हम बात करें कि आखिर कनाडा की इस नीति के प्रमुख बिंदु क्या कुछ हैं, तो यहां पर कुछ बातों को आपको समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह कही गई है कि शांति, सुरक्षा और लोचशीलता की जरूरत है। कहां पर? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है। दूसरी बात कही गई है कि व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला को हम बेहतर बनाएं। आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाएं। ठीक है। इस संदर्भ में 2.3 बिलियन डॉलर के निवेश की भी बात कनाडा सरकार ने इस नीति में की है। बात समझ आ रही है? तीसरी बात यह कही गई है कि हम जनसंपर्क को महत्व देंगे, है ना, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को महत्व हम देंगे। बात समझ आ रही है ना? चौथी बात यह कही गई है कि हम धारणीय और हरित भविष्य पर जोर देंगे। है ना? देखो, ये बात आप समझ लो कि भाई कनाडा क्यों इस तरीके से इस क्षेत्र के लिए नीति बनाने के को लेकर इतना उत्सुक है, इतना वो इस पर जोर दे रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि यह क्या है, यह हिंद प्रशांत का क्षेत्र है ना। ये आप यहाँ हिंद महासागर और ये है प्रशांत महासागर का इलाका और कई सारे देश इसमें, भारत भी दिख रहा है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान, चीन, ये सभी जो है हिंद प्रशांत वाले रीजन में आते हैं। ठीक है। अच्छा,
इस तरीके से हम थोड़ा सा और व्यापक डायमेंशन में सोचें तो ये है हिंद महासागर और ये है प्रशांत महासागर और कनाडा है यहाँ पर, है ना, और इधर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो कनाडा का भी जो एक हिस्सा है वो प्रशांत महासागर से टच कर रहा है। देख रहे हैं ना आप, प्रशांत महासागर से भी इसका एक हिस्सा जो है वो टच करता है ना। तो इस लिहाज से यहाँ पर जरूरी हो जाता है कनाडा के लिए कि इस क्षेत्र में जो गतिविधियां चल रही हैं उसको हम ऑब्जर्व करें, उसके हिसाब से हम उन गतिविधियों को मॉनिटर करते हुए अपनी नीति में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। और इसीलिए इन बिंदुओं को यहाँ पर शामिल किया गया है इस नीति के अंतर्गत, है ना। तो मैप के माध्यम से ये आपको जानना जरूरी हो जाता है कि भाई आखिर क्यों कनाडा इतना उत्सुक है। तो देखो, कनाडा जो है इस संदर्भ में भू राजनैतिक परिदृश्य से सोच रहा है ना, भू राजनैतिक पक्ष पर जोर दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस क्षेत्र में, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में और भी कई ऐसे देश हैं जो कि अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने कई बार हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित कई सारे टॉपिक्स में कई सारे देशों की चर्चा की है ना। और इनमें से जो महत्वपूर्ण देश हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, वो है भारत, वो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, वो है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सभी जो देश हैं, इन सभी देशों के साथ कनाडा का जो है एक बेहतर संबंध रहा है। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी देश इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं, अलग अलग संगठन बना करके। कोई ऑकस बना रहा है तो कोई क्वाड बना रहा है कि नहीं। तो इस संदर्भ में ऑकस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको संकेत कर दिया। क्वाड के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन सभी देशों के साथ कनाडा का अपना एक द्विपक्षीय संबंध है। दूसरी बात कि कनाडा जो है G7 का भी सदस्य है और G20 का भी सदस्य है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस लिहाज से इस क्षेत्र में कनाडा अपनी उपस्थिति दर्शाने की और बताने की कोशिश कर रहा है इस नीति के माध्यम से। क्लियर। इसके अलावा जो एक दूसरा पक्ष है इस संदर्भ में वो ये है कि कनाडा और जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, इसमें जो दक्षिण पूर्वी एशियाई का जो क्षेत्र है और साथ ही हम भारत के भी कुछ क्षेत्र को भी जोड़ लें, तो फिर एक बात यह भी तय है कि कई सारे ऐसे लोग हैं इस क्षेत्र से, इस रीजन से जुड़े हुए, जो कनाडा में जाकर करके रह रहे हैं और वहां पर लंबे समय से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चाहे वो पढ़ने के लिए जा रहे हो, चाहे वो काम करने के लिए जा रहे हो, चाहे वो किसी शोध के लिए जा रहे हो। और केवल यही बात नहीं है, बल्कि कनाडा से भी बड़ी संख्या में लोग इस रीजन में आते हैं, पर्यटन के लिहाज से कहें या फिर शिक्षा के लिहाज से कहें, कुछ और कार्य के लिहाज से कहें। तो आना जाना, जो आवागमन है इस क्षेत्र से कनाडा में, कनाडा से इस क्षेत्र में, वह निरंतर जारी रहता है। और इसीलिए इस नीति में जनसंपर्क को महत्व देने की भी बात की गई है ना। यहाँ पर यह भी कहा गया है कनाडा की तरफ से कि कनाडा में जिस तरीके से एशियाई नस्ल के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, इसलिए एशियाई मूल के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, एशियाई नस्ल कहना तो गलत होगा, एशियाई मूल के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके अगेंस्ट में जो एक विरोधी स्थितियां देखी जाती हैं कनाडा में, उसको हम नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस लिहाज से जनसंपर्क को यहाँ पर महत्व देने की बात की गई है। और साथ ही धारणीय और हरित भविष्य पर जब जोर देने की चर्चा चल रही है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैंने कहा ही कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता पर फोकस करना चाहता है, तो इसके लिए तो ये जरूरी ही है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें जो कि स्वच्छ ईंधन पर आधारित हो, है ना, जो कि जीवाश्म ईंधन पर आधारित न हो, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। क्लियर। तो ये सभी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर।
तो अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर क्यों कनाडा इस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखा रहा है, दर्शा रहा है। और इस बीच चीन के साथ कनाडा की जो एक स्थिति है, चीन के साथ कनाडा का जो संबंध है, वो लगातार यहाँ पर तनावपूर्ण देखा जाता रहा है। लगातार इन दोनों के संबंधों में घर्षण की स्थिति देखी गई है। इसको हम अभी समझते हैं कैसे यहाँ पर ये चीजें सामने आती हैं। चीन के साथ पहले से ही तनाव की स्थिति रही है, पहले से ही, है ना। आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2018 में ही कनाडा के द्वारा वहां की जो हवाई टेक्नोलॉजी है चीन की, उसके एक एग्जीक्यूटिव को कैद कर लिया गया था, को कैद किया गया कनाडा में, है ना। और इसके एवज में चीन ने क्या किया, चीन ने भी कनाडा के कुछ लोगों को कैद कर लिया और गुप्तचरी का आरोप लगा करके 2018 की ही बात, ठीक है। तो चीन के द्वारा भी गिरफ्तारी। इसके साथ साथ हाल के संदर्भ में देखा गया है दोस्तों कि इसी नवंबर माह अभी चल रहा है, आज 29 तारीख है, तो नवंबर माह की शुरुआत में ही एक घटना घटी जिसमें कनाडा ने चीन के जो कंपनियां हैं उनको वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया, है ना। और कारण क्या बताया, कारण बताया कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, डाइवेस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच में टकराहट की स्थिति देखी गई और इस पर एक कह सकते हैं, और इसके बाद करेले पर नीम तब चढ़ गया जबकि G20 के शिखर सम्मेलन में कनाडा और चीन के जो नेता थे वे आपस में भिड़ गए, है ना। इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि कहा सुनी हो, भगवान जाने क्या हुआ नहीं हुआ, वास्तविकता क्या थी, लेकिन जो खबरें आई, जो समाचार पत्रों में, जो न्यूज चैनल्स पर खबरें चली, उससे प्रथम दृष्टया ये दिखा कि चीन के महामहिम, चीन के जो राष्ट्रपति महोदय हैं शी जिनपिंग, वो कनाडा के प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि फटकार रहे हैं, है ना। और बात दरअसल क्या थी, बात ये थी कि चीन के राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा कनाडा के प्रधानमंत्री जी को, जस्टिन ट्रूडो जी को, कि हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हुई है इसको आपने लीक कर दिया है और ये हमारे संबंध को लेकर करके ठीक बात नहीं है ना। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने, जस्टिन ट्रूडो ने इनफैक्ट ये कहा कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, हम कोई भी बात खुलेपन के साथ करना चाहते हैं, करना पसंद करते हैं, इसलिए हम इससे कोई दिक्कत नहीं हम इसे कोई दिक्कत नहीं समझते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये बातें G20 के शिखर सम्मेलन में देखी गई। बात समझ आ रही है ना। तो ये एक दोनों देशों के बीच में पहले से ही टकराहट की स्थिति चल रही थी। इस बीच कनाडा के द्वारा यह जो नीति जारी की है, इस नीति में चीन को इस तरीके से संकेतित करना कि यह एक बढ़ता हुआ खतरा है, अपने आप में एक और ही अलग संकेत देता है। अब भारत और कनाडा के बीच संबंध की बात करें तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कनाडा की नीति में भारत के संदर्भ में कुछ कहा गया है या नहीं कहा गया है। तो कहा गया है, भारत के संदर्भ में भी कनाडा की नीति में कहा गया है और यह कहा गया है कि भारत जो है कनाडा का एक क्रूशियल फ्रेंड है, क्रूशियल फ्रेंड, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, आप इसको समझ सकते हैं। बात समझ आ रही है ना, ये कहा गया है, ठीक है। तो इस लिहाज से यहां पर दोनों देशों के बीच के संबंध को भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। कनाडा ने यह कहा है कि हम व्यापार के क्षेत्र में, लोकतांत्रिक मजबूती को और सशक्त करने के क्षेत्र में, साथ ही मानवाधिकार के क्षेत्र में और बहुलतावाद यानी कि प्लूरलिज्म को महत्व देने के क्षेत्र में काम करेंगे, है ना। इसके साथ ही कनाडा और भारत के बीच में जो हाल के समय में व्यापारिक डील हुए हैं उसमें ईपीटीए को CEPA में बदलने की कवायद चल रही है ना। ईपीटीए का मतलब होता है अर्लियर प्रोग्रेस
अर्लियर प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। इसको मैं लिख देता हूं, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट। और अब यदि ये चेंज होगा तो बन जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। तो इस पर भी बातचीत अब चल रही है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा नई दिल्ली और चंडीगढ़ में जो वीजा के संबंध में कनाडा में जो भी लोग जाते हैं उनको जो वीजा दिया जाता है, तो उसके संदर्भ में जो भी गतिविधियां चलती है उसको और सुगम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए नई दिल्ली और चंडीगढ़ में इन दोनों जगहों पर कार्यालय की व्यवस्था की बात भी की गई है ना। तो इस संदर्भ में यहाँ पर जो चीजें हैं कि दोनों देशों के बीच में विभिन्न मुद्दों पर जो एक संबंधों का ताना बाना है वो वर्तमान में कैसा है, क्या है, इस डिस्कशन से ये स्पष्ट पता चलता है। ठीक है ना। तो आज की चर्चा में हमने जो समझने की कोशिश की कि भारत के साथ में कनाडा की जो स्थिति है, कनाडा का जो संबंध है वह क्या है, कैसा है, ये तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में कनाडा जिस अप्रोच के साथ दाखिल हो रहा है, जिस अप्रोच के साथ वह आगे काम करना चाहता है, ये आगे आने वाले समय में इस बात पर निर्भर करता है कि इस क्षेत्र में, इस पार्टिकुलर रीजन में जो बाकी देश हैं वो किस तरीके से कनाडा के साथ संपर्क को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसी संभावना बन सकती है कि वर्तमान में जो इस क्षेत्र में गुटों का या फिर कहें जो संगठनों का ताना बाना है, ऑकस है, क्वाड है, इनके साथ में क्या कनाडा भी अटैच होगा, है ना। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और साथ ही यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि चीन इस संदर्भ में क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है। तो इस लिहाज से यह जो नीति है कनाडा के द्वारा जारी की गई है, यह नीति अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।